अभी अपने पढ़ेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, अपन ने फॉरेस्ट्री पढ़ ली, अब पढ़ते हैं अपने एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री का क्या मीनिंग होता है और ये किस चीज़ के लिए की जाती है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, सब चीज़ अपने इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं जब एग्रो फॉरेस्ट्री होती क्या है। ये कलेक्टिव नेम है। देखो एग्रो एग्रो क्या बता रहा है अपने को, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के साथ में जो फॉरेस्ट्री करते हैं उसको अपने क्या बोल देते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, ये क्या एक कलेक्टिव नेम है फॉर लैंड यूज सिस्टम। कैसा लैंड यूज सिस्टम और टेक्नोलॉजीज, जहाँ पे वुडी पेरिनियल्स जैसे कि ट्रीज हो गए, शब्स हो गए, पाम्स हो गए, बेम्बूज हो गए, वो डेलिबरेटली यूज किए जाते हैं ऑन द सेम लैंड मैनेजमेंट यूनिट्स एज अ एग्रीकल्चर क्रॉप। मतलब जिस एग्रीकल्चर क्रॉप के, जिस लैंड के ऊपर अपने एग्रीकल्चर क्रॉप का मैनेजमेंट कर रहे हैं, वहीं पे अपने जो भी वुडी पेरिनियल्स है जैसे कि ट्रीज हो गया, शब्स हो गया, पाम हो गया और बेम्बूज हो गया, उनका भी उसी टेक्नोलॉजी और उसी लैंड यूज सिस्टम के द्वारा अपने मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, और उनके साथ साथ में एनिमल्स का भी। ठीक है, ये क्या है कि एक तरीके से स्पेशल अरेंजमेंट है। स्पेशल अरेंजमेंट क्या होता है, तो जहाँ पे जगह का शेयरिंग होता है उसको अपने एक तरीके से बोल सकते हैं कि स्पेशल अरेंजमेंट है। ठीक है, और टेम्पोरल, टेम्पोरल का क्या मतलब होता है, जहाँ पे टाइम का मैनेजमेंट होता है। टेम्पोरल सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट्स। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम के अंदर दोनों, इन एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम देर आर बोथ इकोलॉजिकल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी भी बात होती है और उसके साथ साथ इकोनॉमिकल इंट्रैक्शंस के भी ऊपर बात होती है, क्योंकि इकोनॉमिकली अगर अपने को बेनिफिशियल करने के लिए ही अपने एग्रो फॉरेस्ट्री करते हैं कि ताकि फार्मर्स को ज़्यादा पैसे मिल सके। ठीक है, बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब ये डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ट्रीज हो गया, प्लांट्स हो गया और उसके साथ साथ में क्रॉप हो गया और एनिमल्स हो गया। ठीक है, अब अपने एग्रो फॉरेस्ट्री को डिफाइन कैसे करेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री को कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन एज अ डायनेमिक इकोलॉजिकली बेस्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले नेचुरल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, क्यों कि अपने उसके अंदर फॉरेस्ट को भी लेके आ रहे हैं, उसी के अंदर अपने एनिमल्स को भी लेके आ रहे हैं, और इकोलॉजिकल क्योंकि सब चीज़ को एक साथ में लेके आ रहे हैं, तो इकोलॉजिकल हो गया, सस्टेनेबल हो गया। ठीक है, और डायनेमिक है। ठीक ठीक है, थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ ट्रीज ऑन फार्मलैंड, फार्मलैंड के ऊपर ट्रीज का इंटीग्रेशन इन द एग्रीकल्चर लैंडस्केप, डाइवर्सिफाई करना, अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स के, डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज उगाना, डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स उगाना, एंड सस्टेन प्रोडक्शन फॉर इंक्रीज्ड सोशल, इकोनॉमिकल एंड इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। किस किस चीज़ के लिए, सोशल का बेनिफिट हो, लोगों को पैसा ज़्यादा मिले, और इन्वायरमेंट को भी बेनिफिट हो, फॉर द लैंड यूजर्स एट ऑल लेवल्स। पर्टिकुलरली जो एग्रो फॉरेस्ट्री है वो क्या क्रूशियल है स्मॉल होल्डर्स के लिए, क्यों कि उनके पास में पैसे कम होते हैं, तो उनको वो अगर क्रॉप्स के साथ में ट्रीज लगा ले तो उनको और ज़्यादा फायदा हो जाएगा। एंड अदर रूरल पीपल बिकॉज इट कैन इन्हांस देयर फूड सप्लाई, ये उनकी फूड सप्लाई को इंक्रीज करता है, उनकी इनकम को इंक्रीज करता है और उनकी हेल्थ को इंक्रीज करता है। इसीलिए जो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है वो क्या है, मल्टीफंक्शनल सिस्टम है। क्यों कि वो हेल्थ का भी ध्यान रखना है, वो फूड सप्लाई का भी ध्यान रख रहा है और वो इनकम का भी ध्यान रख रहा है। दैट कैन प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। ठीक है, अब अपने बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस। कुछ अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग इसकी डेफिनेशंस दी है। सबसे पहले अपन ने किसकी डेफिनेशंस क्या देखते हैं, बेने एट एल। ठीक है, इसने एग्रो फॉरेस्ट्री की क्या डेफिनेशन दी है, एग्रो फॉरेस्ट्री एज अ सस्टेनेबल मैनेजमेंट सिस्टम फॉर लैंड दैट इंक्रीजेज ओवरऑल प्रोडक्शन। क्या करता है, ओवरऑल प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, कंबाइन कर देता है एग्रीकल्चर क्रॉप्स को फॉरेस्ट्रीज प्लांट्स के साथ में, ट्री क्रॉप्स के साथ में और एनिमल्स के साथ में। ठीक है, साइमल्टेनियसली और सीक्वेंशियली, एंड अप्लाइड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस दैट आर कॉम्पिटेबल विद द कल्चरल पैटर्न। मतलब ऐसे अपने मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अप्लाई करते हैं जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो और सभी के लिए कॉम्पेटिबल हो। ऐसा नहीं कि एक चीज़ के लिए कॉम्पेटिबल है और दूसरी चीज़ के लिए हार्मफुल है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने इसके अंदर क्या देखी डेफिनेशन के अंदर, सस्टेनेबल मैनेजमेंट सिस्टम है लैंड यूज सिस्टम का, जो प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है और एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को फॉरेस्ट प्लांट्स और ट्रीज और एनिमल्स के साथ में कंबाइन करता है। ठीक है, और जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस है वो कौन कौन से देते हैं, जो सभी के लिए कॉम्पिटेबल हो। ठीक है, उसके बाद में एक साइंटिस्ट थे नायर, वो आए। ठीक है, उन्होंने क्या बोला एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में, ये ऐसा लैंड यूज सिस्टम है जो इंटीग्रेट करता है किसको, ट्रीज को, क्रॉप्स को और एनिमल्स को, इन अ वे दैट इज जो साइंटिफिकली सही हो, इकोलॉजिकली भी डिजायरेबल हो और प्रैक्टिकली फिजिबल हो एंड सोशली एक्सेप्टेबल हो। क्या क्या, सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, प्रैक्टिकली फिजिबली होना चाहिए और इकोलॉजिकली और साइंटिफिकली डिजायरेबल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में कुछ बेसिक आइडियाज जो आते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री को, जो चीज़ डिफाइन करती है वो क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री नॉर्मली इन्वॉल्व करता है दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज प्लांट्स की या फिर एनिमल्स की, एटलीस्ट ऑफ विच इज वुडी। ठीक है, एक या फिर दो से ज़्यादा स्पीसीज जो क्या है वुडी है उनको इन्वॉल्व करता है। एंड एग्रो फॉरेस्ट्री ऑलवेज हैव टू और मोर देन टू आउटपुट, इसके पास क्या है, दो या दो से ज़्यादा आउटपुट रहेंगे हमेशा। साइकिल ऑफ द एग्रो फॉरेस्ट्री ऑलवेज मोर देन वन ईयर, हमेशा जो एग्रो फॉरेस्ट्री है उसकी साइकिल एक साल की, मतलब एनुअली नहीं है, ये बाइनली या फिर पेरिनियल होती है। ठीक है, फिर अपने इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन होते हैं सभी कंपोनेंट्स के। ठीक है, इवन जो सिंपलेस्ट एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है वो मोर कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकली, वो क्या इकोलॉजिकली ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होएगा और इकोनॉमिकली ज़्यादा होएगा मोनोक्रॉपिंग सिस्टम के कंपेरेबल। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के। सभी में जो एग्रो फॉरेस्ट्री लैंड मैनेजमेंट है, इन ऑल एग्रो फॉरेस्ट्री लैंड मैनेजमेंट, उसके दो एसेंशियल और रिलेटेबल एम्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वो क्या कंजर्व करते हैं और इंप्रूव करते हैं साइट्स को, साइट या फिर अपने बोल सकते हैं लैंड को कंजर्व करते हैं और इंप्रूव करते हैं।
ये क्या है, जो कंबाइंड प्रोडक्शन होता है ट्रीज़ का उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं और एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, उनके यील्ड को ऑप्टिमाइज़ करते हैं और एनिमल का प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ठीक है? ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, डेफिनेशंस पढ़ ली। अब अपने बात करते हैं कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री है उसके एट्रिब्यूट्स क्या-क्या हैं। अभी 3 एट्रिब्यूट्स हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के, जो कि कौन-कौन से हैं? सभी एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम पोसेस करते हैं ये 3 एट्रिब्यूट्स। कौन-कौन से? सबसे पहली है प्रोडक्टिविटी। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम का एम क्या है? मेंटेन करना और इंक्रीज़ करना प्रोडक्शन। इसका मेन एम क्या है कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना, ज़्यादातर का यही मेन एम होता है। ठीक है? एग्रो फॉरेस्ट्री इंप्रूव करता है प्रोडक्टिविटी मेनली डिफरेंट वेज़ के अंदर, जिसमें क्या-क्या इंक्लूड होता है? या तो उसका आउटपुट इंक्रीज़ हो ऑफ ट्री प्रोडक्ट्स का जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो गया हो, या फिर जो यील्ड है एसोसिएटेड क्रॉप्स की वो इंप्रूव हुई है, या फिर जो क्रॉपिंग सिस्टम का इनपुट है उसको कम, क्योंकि देखो अगर कोई भी फील्ड है, ठीक है, उसमें अगर अपने एक से ज़्यादा क्रॉपिंग लगा रहे हैं, मान लो एक क्रॉपिंग भी लगा दी यहाँ पे, उसके बाद में बड़े बड़े प्लांट्स भी लगा दिए और उसके बाद में अपने एनिमल्स भी लगा दिए, तो एनिमल का जो आउटपुट होएगा वो प्लांट्स और ट्रीज़ के लिए इनपुट की तरह काम करेगा, इसीलिए अपने को क्या इनपुट अपने को कम देना पड़ेगा। तो एक तो क्या हो सकता है कि क्रॉपिंग का सिस्टम का जो इनपुट है उसको कम कर दिया हो, या फिर जो लेबर एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ कर दिया हो, क्योंकि सेमी लेबर क्रॉप्स के लिए काम कर देगा, सेमी लेबर एनिमल्स के लिए काम कर देगा। ठीक है, फिर एसोसिएटेड क्रॉप की यील्ड इंक्रीज होगी, या फिर इंक्रीज्ड आउटपुट ऑफ द ट्रीज़ का जो आउटपुट है उसका ज़्यादा हो गया होगा। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं सेकंड एट्रीब्यूट्स की, और वो है सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, ये क्या करते हैं कि जो उसका प्रोडक्शन पोटेंशियल होता है उसको कंजर्व करके रिसोर्सेज को भी तो कंजर्व कर रहा है। ठीक है, मेनली जो वुडी पेरिनियल्स है उनका बेनिफिशियल सॉइल्स को, क्योंकि वो सॉइल्स की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर देते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और ये क्या है, फर्टिलिटी और कंजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन गोल के लिए इंप्रूवमेंट इंपॉर्टेंट है। फिर अपने बात करते हैं एडोप्टेबिलिटी। थर्ड एट्रीब्यूट क्या है, वो है एडोप्टेबिलिटी। एडोप्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करना। ठीक है, इट मे बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अनदर कॉमन यूज्ड वर्ड एडप्ट। नॉर्मली अपने क्या बोलते हैं कि एडेप्टेशन, उस एडेप्टेशन की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। एडोप्ट का मतलब, एडोप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि एक्सेप्ट करना कोई चीज़ को। ठीक है, उसके बाद में जो एग्रो फॉरेस्ट्री है वो रिलेटिवली नया वर्ड है। ओल्ड सेट मतलब प्रैक्टिस तो ये पुरानी है, पर वर्ड नया है। कुछ केसेस में जो एग्रो फॉरेस्ट्री है वो ऑलरेडी एक्सेप्ट की जा सकती है फार्मिंग कम्युनिटीज़ के अंदर। हाउएवर जो कि इसका इम्प्लीकेशंस है वो इंप्रूव किया गया और नया एग्रो फॉरेस्ट्री टेक्नोलॉजीज बनाई गई है जो नए एरिया के अंदर इंट्रोड्यूस की गई है। ठीक है, अब 3 मेन टाइप ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री कौन-कौन से हैं? सबसे पहला एग्री सिल्वी कल्चरल सिस्टम। आपने पढ़ते हैं ना एग्री सिल्वी, एग्री पास्टरल, उसी के अंदर सबसे पहला जो टाइप है एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम का, उसके अंदर सबसे पहला आता है एग्री सिल्वी कल्चरल सिस्टम। इसके अंदर ये खुद नाम ही बता रहा है, एग्री का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर कहीं न कहीं क्रॉप्स को उगाया जाएगा। सिल्वी का क्या मतलब हो गया कि इसके अंदर कहीं न कहीं जो फॉरेस्ट्री के जो ट्रीज़ है उनको उगाया जाएगा। ठीक है, फॉरेस्ट्री के ट्रीज़ को उगाया जाएगा और एग्रीकल्चर का ये सिस्टम, एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर इंटरक्रॉप्ड विद द ट्रीज़। एग्रीकल्चर क्रॉप्स है उसको क्या इंटरक्रॉप कर दिया गया है ट्रीज़ क्रॉप्स के साथ में, इन द इंटरस्पेस बिटवीन द ट्रीज़। इस सिस्टम के अंडर में क्या है, जो क्रॉप्स है उसको ग्रोन अप टू 2 ईयर्स अंडर प्रोटेक्टिव इरिगेटेड कंडीशंस। जो ट्रीज़ क्रॉप्स है उनको क्या है 2 ईयर्स के लिए प्रोटेक्टेड इरिगेटेड कंडीशंस के अंदर ग्रो किया गया है, रेनफेड फार्मिंग के अंदर अप टू 4 ईयर। ठीक है, द क्रॉप्स कैन बी ग्रोन प्रॉफिटेबली अप टू द अबोव सेड पीरियड, बियॉन्ड विच इट इज़ अनइकोनॉमिकल टू ग्रो ग्रेन क्रॉप्स। ठीक है, कुल मिला के 2 साल तक, और रेन फेड अगर एरिया है तो उसके अंदर 4 साल तक अपने इसके अंदर क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, उसके बाद में वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। जबकि फॉडर और शेड लविंग क्रॉप्स है, क्यों? क्योंकि प्लांट्स ऊपर आ जाएंगे, जो ट्रीज़ है उनकी हाइट बढ़ जाएगी, नीचे क्रॉप्स के ऊपर क्या है, छाया नहीं पहुंच पाएगी, तो फिर उसका प्रोडक्शन ऑलरेडी कम हो जाएगा। जबकि फॉडर क्रॉप्स है और शेड लविंग क्रॉप्स है और शेलो रूटेड क्रॉप्स है, उनको अपना इकोनॉमिकली ग्रो कर सकते हैं उसके बाद में भी। वाइडर स्पेस अडोप्ट किया जाता है ताकि जो ट्रीज़ है उनको सेक्रीफाइस ना करना पड़े। ठीक है, और ये बेनिफिशियल होता है मोनोकल्चर से ज़्यादा। जब अपने एग्री सिल्वीकल्चरल सिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, ट्री कंबाइंड विद क्रॉप्स होता है। तो इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहला, या फिर क्या क्या उसके एक तरीके से टाइप्स अपने बोल सकते हैं एग्री सिल्वीकल्चर के। सबसे पहले फेलोज को इंप्रूव करता है, वुडी स्पीसीज जो प्लांट की जाती है और उनको छोड़ दी जाती है फेलो की टाइम। ठीक है, फिर आता है टोंगिया सिस्टम। टोंगिया सिस्टम के अंदर क्या है, जो वुडी और एग्रीकल्चर स्पीसीज है उनको कंबाइन कर दिया जाता है अर्ली स्टेज ऑफ स्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लांटेशन के टाइम। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं जो टोंगिया सिस्टम है उसको बर्मा सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में एलो क्रॉपिंग। एलो क्रॉपिंग में क्या होता है, कुछ क्रॉप्स होता है जैसे ग्लाइरिसीडिया वगैरह है, इनको क्या है ऐसे क्रॉप्स की लाइन ग्रो, ये सॉरी ट्रीज़ की लाइन ऐसे इस टाइप से ग्रो कर दी इधर, और इधर भी ट्रीज़ की लाइन है, और उसके बाद में बीच में क्या किया, प्लांट्स ग्रो कर दिए, या फिर जो क्रॉप्स है वो ग्रो कर दी। ठीक है, इसी को एलो क्रॉपिंग और इसको हेड्स रो इंटर क्रॉपिंग भी बोला जाता है। इंटर क्रॉपिंग हो गई ना कि इधर ट्रीज़ हो गए और बीच में क्या होगी, क्रॉप्स हो गई। ठीक है, वुडी स्पीसीज एंड हेड्स रो इंटरक्रॉपिंग। हेड्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक तरीके से जो हेड्स प्लांट्स होते हैं उनको, हेड्स ट्रीज होते हैं उनको ग्रो किया जाता है इन बिटवीन हेड्स। ओके,
फिर अपने बात करते हैं मल्टी लेयर ट्री गार्डनिंग। मल्टी लेयर ट्री गार्डन्स क्या होते हैं कि उसके अंदर मल्टीपल स्पीसीज होती है, मल्टी स्पीसीज या फिर मल्टी लेयर डेंस प्लांट एसोसिएटेड विद नो ऑर्गेनाइज प्लांटिंग अरेंजमेंट्स। कोई भी ऑर्गेनाइज प्लांटिंग अरेंजमेंट्स नहीं होता, मल्टी स्पीसीज होती है इसके अंदर प्रेजेंट। ठीक है। फिर आता है मल्टीपर्पज ट्रीज ऑन द क्रॉप लैंड्स। जो क्रॉप लैंड है उसके ऊपर जो ट्रीज है उसके मल्टीपर्पज होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो टेरेस की तरह उसकी क्या बोलते हैं, शेल्टर की तरह भी काम करते हैं, अलग अलग उसका पर्पस हो गया। ठीक है। फिर प्लांटेशन क्रॉप का कॉम्बिनेशन भी होता है इसके अंदर। शिल्वी कल्चर है ना, क्या है, या तो प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रो कर दो, या फिर मल्टीपर्पज ट्रीज है उनको ग्रो कर दो, या फिर जो ट्रीज है उनकी मल्टी लेयर बना दो, उनके बीच में इंटरक्रॉपिंग कर दो। ठीक है। सच एज इंटीग्रेटेड मल्टी स्टोरेड मिक्सचर की बात करते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स की। शेड ट्रीज को ग्रो कर दिया प्लांटेशन के लिए, उसके अंदर उसके साथ में इंटरक्रॉपिंग कर दी क्रॉप्स के साथ में। फिर आता है होम गार्डनर्स। होम गार्डनर की बात करते हैं, होम गार्डन्स की बात करते हैं तो मल्टी स्टोरेड कॉम्बिनेशन होता है वेरियस ट्रीज का और क्रॉप्स का अराउंड द होम स्टे। ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन और रिक्लेमेशन वाले ट्रीज ग्रो कर दिए। जिस टाइप के अपने ट्रीज लगा रहे हैं उसी के टाइप के अकॉर्डिंग उसका नाम भी चेंज होता जाएगा। शेल्टर बेल्ट और विंड के अगर लगा दिए तो उसका नाम ये हो जाएगा शेल्टर बेल्ट एंड विंड ब्रेक लाइव हेड्स। फ्यूल प्रोडक्शन करना है तो फ्यूल प्रोडक्शन प्लांट्स लगा दिए, बस यही है। और सेकंड टाइप की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है सिल्वो पास्चरल सिस्टम। सिल्वो का क्या मतलब हो गया? फॉरेस्ट ट्रीज। ठीक है। पास्चरल का क्या मतलब हो गया? जो भी ग्रासेज वगैरह होगी पास्चर के लिए। ठीक है, एनिमल्स के लिए जो भी अपने ग्रासेज वगैरह उगाते हैं वो सिल्वो के साथ में पास्चरल आ गया। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ वुडी प्लांट्स इन कंबाइंड विद द पास्चर इज रेफर्ड टू एज सिल्वो पास्चरल सिस्टम। ट्री और शर्ब्स में बी यूज्ड प्राइमरीली टू प्रोड्यूस फॉडर। इसके अंदर जो ट्रीज और शर्ब्स है उसका मेनली क्या काम है? फॉडर पर्पस के लिए, फॉर लाइव स्टॉक, और दे में बी ग्रोन फॉर द टिम्बर, फ्यूल और फ्रूट्स वगैरह कोई भी चीज़ के लिए। ठीक है। सबसे पहले अपने कौन सा पढ़ दिया? एग्री सिल्विकल्चरल। ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया? पास्चरल का हो गया, सिल्वो पास्चरल। ठीक है। अब ये जो सिस्टम है उसको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। सबसे पहला प्रोटीन बैंक, दूसरा लाइव फेंस ऑफ फॉडर ट्रीज एंड हेड्स। ठीक है। तीसरा ट्रीज एंड शर्ब्स ऑन पास्चर। शर्ब्स और ट्रीज कहाँ पे? पास्चर के ऊपर। 3 सिस्टम को क्लासीफाई कर दिया। सबसे पहला प्रोटीन बैंक, दूसरा लाइव फेंस ऑफ फॉडर ट्रीज एंड हेड्स, तीसरा ट्रीज एंड शर्ब ऑफ पास्चर। अब सबसे पहले अपने बात करते हैं प्रोटीन बैंक की। ये क्या होता है? सिल्वी पास्चरल सिस्टम के अंदर काफ़ी सारे मल्टीपर्पज ट्रीज अपने यूज़ करते हैं जो कि क्या होते हैं? प्रोटीन रिच होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोटीन रिच होते हैं। ऐसे ट्रीज को ग्रो करते हैं कहाँ पे? फार्म के अराउंड या फिर उसके अंदर। एंड रेंज लैंड टू कट एंड कैरी फॉडर प्रोडक्शन टू मीट द फीड रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक। कुल मिला के प्रोटीन रिच ट्रीज अगर अपने ग्रो कर रहे हैं तो उसको प्रोटीन बैंक बोल दिया। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? अकेशिया निलोटिका, अल्बेजिया लेबेक, अजरडेरिका इंडिका जिसको अपने नेम भी बोलते हैं, ल्यूकेनिया, ल्यूकोसिफेला, ग्लायरिसीडिया। ठीक है, सेसबेनिया। कुल मिला के जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स वाले हैं ना, लेग्यूमिनस ट्रीज है ना, वो सब इसके अंदर ही आ जाएंगे। कौन से आ जाएंगे बैंक प्रोटीन बैंक के अंदर? लेग्यूमिनस ट्रीज। जो लेग्यूम फैमिली के अंदर आते हैं वो इसमें आते हैं, आ जाएंगे। ठीक है। फिर आता है लाइव फेंस ऑफ फॉडर ट्रीज एंड हेड्स। इस सिस्टम में क्या होता है? काफ़ी सारे फॉडर ट्रीज और हेड्स होते हैं। हेड्स क्या होते हैं? जो बाउंड्री के अपने बाहर की साइड लगाते हैं, छोटे छोटे। ठीक है। हेड्स आर प्लांटेड एज ए लाइव फेंस। फेंस की तरह काम करते हैं। फेंस का क्या मतलब हो गया? बाहर जो बाढ़ होती है प्रोटेक्शन के लिए, टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी फ्रॉम स्ट्रे एनिमल्स, से प्रोटेक्ट करने के लिए और दूसरे बायोटिक इन्फ्लुएंस से। ठीक है। एग्जाम्पल कौन सा हो गया इसका? ग्लायरिसीडिया सेपम, सेसबेनिया ग्रैंडिफ्लोरा, एरिथ्रीना, एक अकेशिया। ये सब क्या है? लाइव फेंस की तरह काम करते हैं। उसके बाद में अपने बात करते हैं तीसरा कौन सा है? ट्री एंड शर्ब्स ऑन पास्चर। इस सिस्टम में काफ़ी सारे ट्रीज और शर्ब्स है, सब स्पीसीज है, उसको स्कैटर कर दिया जाता है इरेगुलरली या फिर कैसे भी, कैसे भी अगर अपने उसको पैटर्न के अंदर सप्लीमेंट करते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्शन के अंदर तो ट्रीज एंड शर्ब ऑन पास्चर हो गया। एग्जाम्पल अकेशिया निलोटिका, अकेशिया ल्यूकोफेलिया, टैमरिंडस या फिर एजरडिरेक्टा। ठीक है। ये तो हो गया दो। पहला कौन सा था? एग्री सिल्वी। दूसरा कौन सा था? सिल्वी पास्चरल। अब अपने तीसरा पढ़ेंगे एग्रो सिल्वो पास्चरल। कौन सा? एग्रो सिल्वो पास्चरल सिस्टम। एग्रो का क्या मतलब हो गया? क्रॉप्स। ठीक है। सिल्वो का क्या मतलब हो गया? ट्रीज। पास्चरल का क्या मतलब हो गया? ग्रास। मतलब ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ग्रास भी है, ट्रीज भी है और क्रॉप्स भी है। ठीक है। उसमें क्या आ गया? एग्रो सिल्वो पास्चरल सिस्टम। प्रोडक्शन ऑफ वुडी पेरिनियल्स को किसके साथ में कंबाउंड कर दिया? एनुअल्स मतलब क्रॉप्स के साथ में और पास्चरल्स के साथ में, इज रिफर्ड टू एज एग्रो सिल्वो पास्चरल। ये जो सिस्टम है इसको 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है। जैसे कि अपन ने किसके अंदर देखा था कि जो सिल्वो पास्चरल थे उसको भी 3 के अंदर किया था, प्रोटीन बैंक और लाइव फेंस और पास्चर के अंदर। ठीक है। वैसे ही इसको भी 2 के अंदर कन्वर्ट किया गया है कैटेगरी के अंदर। सबसे पहला आ गया होम गार्डन। अब होम गार्डन क्या होता है? ये एक्सटेंसिवली हाई रेनफॉल एरियाज़ के अंदर होता है, ट्रॉपिकल साउथ और साउथ ईस्ट के अंदर। होम गार्डन कहाँ पाया जाता है? ट्रॉपिकल साउथ के अंदर, जहाँ पे हाई रेनफॉल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे।
ये जो प्रैक्टिस है वो जैसे कि केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, ऐसे एरियाज़ जो ह्यूमिड ट्रॉपिक्स क्लाइमेट्स है वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाँ पे कोकोनट मेन क्रॉप है इसके अंदर, होम गार्डन के अंदर। ठीक है, काफ़ी सारी स्पीशीज़ ट्रीज़ की, बुशेज़ की, वेजिटेबल्स की और दूसरे हर्बेशियस प्लांट्स है ना वो ग्रो किए जाते हैं डेंस या फिर रैंडम या फिर कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स दे के। ठीक है, ज़्यादातर होम गार्डन है वो सपोर्ट करते हैं काफ़ी सारी वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स को। फॉडर ग्रासेस और लेग्यूम्स भी ग्रो किए जाते हैं ताकि फॉडर की रिक्वायरमेंट्स को कॉप अप किया जा सके। इंडिया के अंदर प्रत्येक होम स्टेड है वो लगभग 0.2 से 0.5 हेक्टेयर है लैंड के अंदर आता है, पर्सनल प्रोडक्शन होता है ये। तो कुल मिला के अपने खुद के छोटा सा अगर तुम्हारे पास में कोई एरिया है उसमें अगर तुम कुछ भी क्रॉपिंग वगैरह कर रहे हो, जहाँ पे तुमने ग्रास भी लगा रखी है, जहाँ पे तुमने क्रॉप्स भी थोड़े बहुत एरिया में क्रॉप्स भी लगा दिए और उनके बीच बीच में तुमने ट्रीज़ लगा दिए, तो वो क्या हो गया, होम गार्डन हो गया। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं, जैसे कि अपने ये मान लेते हैं, अब इसके अंदर भी जब अपने होम गार्डन की बात करते हैं तो उसके अंदर स्पीसीज़ की चॉइस कैसे करेंगे, जैसे वुडी स्पीसीज़ का हो गया, एनाकार्डियम ओसिडेंटल्स हो गए, आर्टोकार्पस हिट्रोफिलस हो गया, सिट्रस प्लांट हो गया, साइडियम गुआजावा हो गया, मेंजिफेरा इंडिका, ये सब एजेडिरेक्टा इंडिका हो गया, कोकस समझ रहे हो ना, कोकस न्यूसीफेरा कोकोनट। ठीक है, इधर एजेडिरेक्टा नीम, मेंजिफेरा मैंगो, साइडियम गुआजावा गुआवा। ठीक है, सिट्रस सही, आर्टोकार्पस, आर्टोकार्पस किसको बोलते हैं भाई बताओ, कमेंट में बताओ, आर्टोकार्पस हिट्रोफिलस किसको बोलते हैं, और एनाकार्डियम ओसिडेंटल्स किसको बोलते हैं, कैश्यू को। ठीक है, तो ये सब चीज़ इसके अंदर आती है। उसके बाद में हर्बेशियस स्पीसीज़ की बात करते हैं तो उनमें आती है जैसे कि भिंडी हो गया वो ग्रो कर लिया, ऑनियन ग्रो कर लिया, केबेज ग्रो कर लिया, पंपकिन, स्वीट पोटैटो, बनाना, बीन्स कुछ भी ग्रो कर लिया, तो वो किस में आते हैं, इसी में आ जाते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर सेकेंड ये फिर क्या आता है, वुडी हेड्स रोज। ठीक है, इस सिस्टम में क्या वुडी हेड्स है वो ग्रो किए जाते हैं, स्पेशली फास्ट ग्रोइंग जो कॉपिसिंग फॉडर होते हैं उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ल्यूसिना, सेसबेनिया, ये सब किस में आते हैं, वुडी हेड्स रोज के अंदर आ जाते हैं। फिर अपने बात करते हैं एग्री सिल्वी पास्टरल सिस्टम। एग्री सिल्वी पास्टरल सिस्टम नाम ही बता रहा है कि एनिमल, ट्रीज और क्रॉप्स। ठीक है, एनिमल का क्या मतलब हुआ, पास्टरल के अंदर ग्रासेस ग्रो जो एनिमल्स को खिलाई जाती है। ठीक है, होम गार्डन इन्वॉल्विंग एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इसमें क्या होता है, मल्टी स्टोरेड कॉम्बिनेशन होता है ट्रीज़ का, क्रॉप्स का और एनिमल्स का। ठीक है, उसको मल्टीपर्पज़ वुडी हेड्स की बात करते हैं जो ग्रीन मैन्योर प्रोवाइड करता है, मल्च प्रोवाइड करता है, ब्राउजिंग के लिए या फिर सॉइल कंजर्वेशन के लिए हेल्प करता है। एपीकल्चर विद ट्रीज़, ट्रीज़ के साथ में एपीकल्चर भी कर देते हैं, एक्वा फॉरेस्ट्री भी कर देते हैं इसी के साथ में। ये सब के सब एग्रो सिल्वो पास्चरल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, दूसरे सिस्टम्स को और कौन कौन से हैं कि एपीकल्चर मतलब जो बीज है उसको ट्रीज़ के साथ में कल्टिवेट कर रहे हैं, मतलब क्या है, एपीकल्चर कर रहे हैं कहाँ, ट्रीज़ के साथ में, जहाँ ट्रीज़ ज़्यादा लगे हुए हैं वहाँ पे क्या है, एपीकल्चर भी स्टार्ट कर दिया। इस सिस्टम में क्या है, हनी निकालेंगे हनी बी से। ठीक है, नेक्टर प्रोड्यूसिंग होएगी ट्रीज, ऐसे मतलब ट्रीज ग्रो करेंगे जो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं और वहाँ पे क्या है, एपीकल्चर स्टार्ट कर देंगे। फिर आता है एक्वा फॉरेस्ट्री। एक्वा फॉरेस्ट्री के अंदर क्या है, पानी जहाँ पे होएगा, वेरियस ट्रीज और सब्स जो क्या है, फिश को प्रीफर करते हैं, मतलब ऐसे ट्रीज जिनको फिश खाती है, फिश जिनको प्रीफर करते हैं, ऐसे ट्रीज ग्रो कर लिए, प्लांट्स ग्रो कर लिए, शब्स ग्रो कर लिए उनकी बाउंड्री, फिश पॉन्ड की बाउंड्री के अंदर, ताकि वो क्या है, टूट टूट के अंदर गिरते रहे और फिशेज उनको फीड की तरह लेती रहे। ठीक है, उसके बाद में आता है मिक्सड वुड लॉट। इस सिस्टम में स्पेसिफिक लोकेशन में मल्टीपर्पज़ ट्रीज डाल दिए जाते हैं, मल्टीपर्पज़ ट्री ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, जिनका वुड में भी काम हो, फॉडर में भी काम हो, सॉइल कंजर्वेशन में भी काम हो और सॉइल रिक्लेमेशन के अंदर भी काम हो, बस वही हो गया मिक्सड वुड लॉट्स। ठीक है, उसके बाद में एग्रो फॉरेस्ट्री के तीन मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके अंदर है एनिमल, क्रॉप और ट्री कैन बी कंबाइंड इन न्यूमरस स्पेशल और टेम्पोरल अरेंजमेंट्स। इनके अलग अलग टेम्पोरल और स्पेशल अरेंजमेंट, टेम्पोरल मतलब टाइम के अकॉर्डिंग जो अरेंजमेंट्स किए जाते हैं उनको टेम्पोरल बोल दिया, स्पेशल मतलब स्पेस के अकॉर्डिंग जो अरेंजमेंट्स किए जाते हैं उनको स्पेशल बोल दिया। ठीक है, मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम होते हैं। उसके बाद में सबसे पहले सोशियो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री का सोशियो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, सोशियो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन पहला हो गया कॉमर्शियल एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। कॉमर्शियल एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम मतलब जो पैसा देता है, मनी देता है, मनी से रिलेट, मनी के लिए जो भी अपन एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम करते हैं उसको कॉमर्शियल एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम बोल दिया। ठीक है, वेन एवर द स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द आउटपुट इज द मेजर एम, मतलब वो कितना आउटपुट दे रहा है वही उसके अंदर मेजर एम हो, जिससे अपने पास में पैसा आएगा। पहला है कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप, जैसे कि रबर हो गया, ऑयल पाम हो गया, कोकोनट हो गया, विद द परमानेंट अंडर प्लांटिंग ऑफ द फूड क्रॉप और पास्चर। उसके नीचे तो अपने फूड क्रॉप और पास्चर उगा ही रहे हैं, उसके साथ साथ में उसके ऊपर रबर ट्रीज, ऑयल पाम, कोकोनट प्लांट्स वगैरह ग्रो कर दिए। फिर आता है कॉमर्शियल प्रोडक्शन शेड टॉलरेटिंग, ऐसे हैं जो क्या शेड टॉलरेटिंग प्लांटेशन हो गया, जैसे कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, कोकोआ वगैरह हो गया। ठीक है, इन सबको ग्रो कर दिया। फिर आता है, ये तो था कॉमर्शियल एग्रो फॉरेस्ट्री। फिर सेकंड क्या है, इंटरमीडिएट एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। इंटरमीडिएट एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम के अंदर क्या है, इसका कॉमर्शियल का भी काम होना चाहिए, मतलब पैसा भी दे ये, और सब्सिस्टेंस लेवल पर मतलब घर के यूज़ के लिए भी अपने इसको उगा रहे हैं।
ठीक है। वो पहला तो कौन सा था, केवल कॉमर्शियल था। अब क्या है, कॉमर्शियल भी है और सब्सिस्टेंस भी है, दोनों ही है। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि पेरिनियल कैश क्रॉप को ग्रो कर लिया एंड सब्सिस्टेंस फूड क्रॉप को ग्रो कर लिया। ठीक है। जबकि कैश क्रॉप फुलफिल कर देगा कैश की नीड और फूड क्रॉप फैमिली नीड्स को प्रोड्यूस कर देगा, जिसको अपने सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। फिर आता है सब्सिस्टेंस एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। ये केवल और केवल सब्सिस्टेंस क्या करेगा, केवल फैमिली नीड होगी उसी को पूरा करेगा। यूज ऑफ लैंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेटिस्फाइंग द बेसिक नीड, केवल बेसिक नीड्स के लिए, एंड इज मैनेज मोस्टली बाय द ओनर एंड हिज फैमिली, उसके ओनर और उसकी फैमिली के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। मतलब केवल घर घर के लिए, घर घर के लिए कर लिया, उसको सब्सिस्टेंस बोल दिया। जो दोनों के लिए कॉमर्शियल और सब्सिस्टेंस दोनों हो गया वो इंटरमीडिएट हो गया, और जो केवल कॉमर्शियल हो गया वो ये हो गया। ठीक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स जिसमें एग्रो फॉरेस्ट्री वायबल पोटेंशियल रखती है टू मीट द डिमांड ऑफ एवर ग्रोइंग ह्यूमन एंड लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन आर एज फॉलोज। मतलब डिफरेंट ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसमें एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर पोटेंशियल दिखाती है। ठीक है। जो कि ह्यूमन, जो ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन है या फिर लाइफ स्टॉक है उसके लिए हेल्पफुल है। सबसे पहले फूड की डिमांड पूरी करते हैं, फ्यूल वुड की और फोडर की, तीनों की डिमांड पूरी करता है। तो सबसे पहला ये हो गया। ठीक है। इनहांसिंग फूड प्रोडक्शन फ्रॉम क्रॉप्स एसोसिएटेड विद द ट्रीज, या तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा, बेटर एसेस प्रोवाइड करता है सॉइल न्यूट्रिएंट्स के द्वारा, या फिर डीप ट्री रूट्स के द्वारा। ठीक है। चलिए, पहला कौन सा देखा था, जो फ्यूल और फोडर के लिए कर रहा था। ठीक है। और दूसरा क्या है कि वाटर कंजर्वेशन के लिए भी हेल्प करता है ये एग्रो फॉरेस्ट्री, क्योंकि ये सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी को बढ़ाता है। क्योंकि अगर कहीं पे भी अगर अपने प्लांट ग्रो करते हैं, ट्रीज ग्रो करते हैं, वो क्या है कि यहाँ सॉइल को पकड़ के रखते हैं, जिसके कारण से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स वगैरह आते हैं, ऑर्गेनिक मैटर आता है। ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है। उसके बाद में स्ट्रीम फ्लो को रिड्यूस करता है, रिड्यूसिंग फ्लड हैजार्ड्स को कम कर देता है ये। ड्रेनेज सिस्टम को इंप्रूव करता है ये वाटर लॉक्ड एरियाज के अंदर। ठीक है। फिर आता है फ्यूल वुड एंड एनर्जी। फ्यूल वुड और एनर्जी के अंदर भी हेल्प करता है। जैसे कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है, सीधी सी बात है, अपने प्लांट्स लगाएंगे तो वो फ्यूल के लिए वुड तो देगा। ठीक है। चारकोल्स, ऑयल्स और गैसेज सब कुछ ही देता है वो तो। ठीक है। उसके बाद में ये ऑयल्स भी देता है, लेटेक्स भी देता है और दूसरे कम्बस्टेबल शेप्स और रेजिन्स भी देता है। ट्रीज से शेल्टर भी मिलती है, बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के अंदर हेल्प करते हैं। शेड ट्रीज पीपल्स के लिए शेड देते हैं, लाइफ स्टॉक के लिए शेड देता है, छाया देता है। ठीक है। विंड ब्रेक की तरह काम करता है, शेल्टर बेल्ट की तरह काम करता है, फेंसिंग की तरह काम करता है। ठीक है। उसके बाद में रॉ मटेरियल्स देता है इंडस्ट्रीज़ के लिए। ठीक है। रॉ मटेरियल देता है, पल्प देता है, पेपर इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल्स देता है, टेनिन्स देता है, एसेंशियल ऑयल्स देता है और मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स देता है। किसके लिए, मेडिकल पर्पज़ के लिए। एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट के लिए वुड देता है, फाइबर्स देता है वीविंग के लिए। कैश बेनिफिट्स की बात करते हैं तो डायरेक्ट कैश बेनिफिट्स होता है फ्रॉम सेल ऑफ ट्री प्रोडक्ट से। ठीक है। उसके बाद में यील्ड इंक्रीज करता है, मैक्सिमाइज करता है प्रोडक्शन को। ठीक है। कंबाइनिंग एग्रीकल्चर क्रॉप्स को कंबाइन करता है किसके साथ में, ट्रीज के साथ में। हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड। एग्रीकल्चर को ट्रीज के साथ में कंबाइन करके जो भी लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। कैसे कि जो सोलर रेडिएशन है उसको यूटिलाइज करता है पूरे साल तक, दस इनहांसिंग टोटल प्रोडक्टिविटी। काफ़ी सारे लेग्यूम्स ट्रीज है जो कि क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, क्योंकि लेग्यूम्स ट्रीज नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जिसके कारण से क्या होगी, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, यील्ड इंक्रीज होगी उससे। ठीक है। जो ट्रीज स्पीसीज की जो लीव्स है वो ग्रीन मैन्योर की तरह काम करेगी उसके अंदर। फिर डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स भी इससे मिलते हैं, जैसे कि सेवरल ट्रीज हर्ब्स और शर्ब्स से। ठीक है। सब्सटेंशियल क्वालिटी ऑफ फूड मटेरियल्स मिलते हैं रूरल पुअर्स के लिए। 213 स्पीसीज़ के लगभग लार्ज और स्मॉल ट्रीज और 17 स्पीसीज़ ऑफ पाम सर्ब्स वगैरह, ये अलग अलग स्पीसीज़ क्या करती हैं, फूड मटेरियल्स प्रोवाइड करती है, तो उसके अंदर हेल्प करता है। इससे क्या है कि अडोप्टिंग एग्रो फॉरेस्ट्री वन कैन गेट डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट, इससे क्या है कि डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। ठीक है। तो कितने बेनिफिट्स हो गए, काफ़ी सारे हो गए। ठीक है। चलिए, और एग्रो फॉरेस्ट्री किस चीज़ के लिए हेल्प करती है, वो वेस्ट लैंड है उसके यूटिलाइजेशन के लिए हेल्प करती है, डिग्रेडेड लैंड है उसके यूटिलाइजेशन के लिए हेल्प करती है। इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 100 मिलियन हेक्टर एरिया डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट लैंड की तरह सफ़र कर रहे हैं। ठीक है। ये गेनफुल हो सकती है ट्रीज़ के कल्टीवेशन के लिए। एक बार अगर एरिया को वेजिटेट कर दिया जाता है, इकोनॉमिकल रिस्टोर प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है लीफ लिटर डिकम्पोजिशन वगैरह से, विच लीड्स टू इंप्रूवमेंट इन द सॉइल कंडीशन, जिससे क्या है कि सॉइल कंडीशन के अंदर भी इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है। इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करता है एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है। ये क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देता है। लगभग 200 से 500 मैन डेज पर ईयर एम्प्लॉयमेंट देता है, ये जनरेट करता है। ठीक है। वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, वो क्या है, फर्नीचर्स बनाने में हेल्प करता है, तो उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। मिलिंग में देता है, स्पोर्ट्स गुड्स बनाता है तो फिर बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं, उसमें भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है। पल्प के अंदर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, पेपर इंडस्ट्रीज़ के अंदर मिलता है, बेम्बू के अंदर मिलता है, शुगर कैन या फिर कैन फर्नीचर्स के अंदर मिलता है। ठीक है। ये अलग अलग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। फिर अपने बात करते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रिंग के अंदर भी हेल्प करता है। क्लाइमेट, क्योंकि
कार्बन सिक्वेस्ट्री क्या होता है, जो कार्बन साइकिल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होता है, उनको किस तरह से मैनेज किया जाता है उसी को बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट चेंज को भी। जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है एग्रो फॉरेस्ट्री का क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, या तो थ्रू सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ कार्बन इन अबव ग्राउंड प्लांट बायोमास एंड बिलो ग्राउंड प्लांट बायोमास के अंदर से भी, क्योंकि सीधी सी बात है एग्रो फॉरेस्ट्री है तो प्लांट्स होंगे तो वो क्या करेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कन्वर्ट करके CO2 में कन्वर्ट करेंगे, O2 में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर पॉल्यूशन को कम करेंगे वो, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रिंग हो गया ना इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं पोटेंशियल प्रोडक्शन इन द रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के रेट में जो पोटेंशियल रिडक्शन भी करता है ये, डिफॉरेस्टेशन कम करता है ये एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, उसके बाद में सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट्स हो गए या फिर अलग अलग जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है सॉइल की उसको इंप्रूव करता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको इंप्रूव करता है सॉइल की। ठीक है, उसके बाद में आता है एग्रो फॉरेस्ट्री एज ए हैबिटेट फॉर द वाइल्ड स्पीसीज। काफ़ी सारे वाइल्ड स्पीसीज की हैबिटेट होती है एग्रो फॉरेस्ट्री। अपने जितने भी फॉरेस्ट्री के एप्लीकेशन थे या फिर फॉरेस्ट्री के बेनिफिट्स थे वो सभी अपने एग्रो फॉरेस्ट्री में डाल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, अब अपने बात करते हैं, अभी तक अपना पूरा का पूरा एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया। ठीक है, अब अपने बात करते हैं इन्वायरमेंटल कंसर्न्स क्या है और एग्रो फॉरेस्ट्री उसके लिए कैसे सॉल्यूशन देती है। ठीक है, इंटेंसिव और अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टेंड्स टू पुट ए स्ट्रेन ऑन द लैंड्स इट यूजेस। कुल मिला के जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो गया या फिर जो अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर होती है उसको ये कम करती है एग्रो फॉरेस्ट्री, डिफॉरेस्टेशन को इम्प्रूव करती है। तो इसीलिए यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को एक तरीके से अपने बोल सकते हैं कि ये कम कर रही है। ठीक है, जैसे कि मोनोक्रॉपिंग में क्या होता है, मोनोक्रॉपिंग में क्या होता है, सॉइल का डिग्रेडेशन भी होता है, पर इसके अंदर क्या होता है एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर अपने मोनोक्रॉपिंग को कम करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये एक तरीके से उसको भी इम्प्रूवमेंट के अंदर हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद में हेल्थ ऑफ सॉइल को भी इम्प्रूव करता है एग्रो फॉरेस्ट्री। Global assessment of human-induced soil degradation found that 15% of the world land have degraded due to the human activities। काफ़ी सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण से क्या होता है, लैंड का डिग्रेडेशन भी होता है। जो क्लाइमेट चेंज है वो दूसरा हाईली सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंस है अनवायबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के कारण से, जैसे कि डिग्रेडेशन। ठीक है, इसीलिए इंटेंसिव टिलेज या फिर जो भी टिलेज प्रैक्टिसेस होती है उसके कारण से भी क्या होता है, क्लाइमेट चेंज पे इफेक्ट आता है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट एग्रीकल्चर और जो डिफॉरेस्टेशन कंट्रीब्यूट करता है 1/3 ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। ठीक है, देयर इज अर्जेंट नीड टू रिकॉग्नाइज एंड यूज इफेक्टिव एंड कम्प्लीमेंट्री इकोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ क्रॉप्स, जैसे कि एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, अब अपने पढ़ेंगे कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री है वो किस किस चीज़ में कंट्रीब्यूट करता है। सबसे पहला क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन। अपने जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, पूरा एक एक चीज़ नहीं पढ़ेंगे, बस ये दिया हुआ है एक बार देख लेना। क्लाइमेट चेंज के अंदर कैसे हेल्प करता है कि ग्रीन हाउस एमिशन को कम करता है। ठीक है, उसके साथ साथ में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के अंदर करता है, वुड फ्यूल का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, उसके साथ साथ में और क्या करता है, इकोनॉमिक स्ट्रेस और एग्रो फॉरेस्ट्री सॉल्यूशंस के अंदर हेल्प करता है। अप्रोक्सीमेटली 800 मिलियन पीपल हु आर स्टिल क्रॉनिकली अननरिश्ड, तो उनको क्या नरिशमेंट देता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को कम करता है ये। ठीक है, 35% ऑफ पीपल इन रूरल लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, तो ये क्या करता है, पॉवर्टी को भी कम करता है। ठीक है, उसके बाद में एग्रो फॉरेस्ट्री और क्या करता है, इंप्रूव करता है फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। एग्रो फॉरेस्ट्री और क्या करता है, फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंप्रूव करता है। जेंडर इक्वलिटी को अपने को कम कर इनइक्वलिटी को कम करता है। सोशल इश्यूज़ और एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल इश्यूज़ के लिए भी एग्रो फॉरेस्ट्री सॉल्यूशन की तरह काम करता है। जैसे कि पीपल जो रूरल एरियाज़ के अंदर रह रहे हैं आर ऑफन पुअरेस्ट होते हैं वो, और मोस्ट मार्जिनलाइज्ड होते हैं। लिमिटेड और डिक्लाइनिंग पॉसिबिलिटी फॉर अ डिसेंट लाइफ इन द कंट्री साइड, मतलब उसकी क्या है कि कम हो जाती है, तो उसके मिटिगेशन के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री भी एक तरीके से काम कर सकता है, क्योंकि ये भी क्या है, इकोलॉजिकली और इकोनॉमिकली दोनों तरीके से हेल्प करता है। ठीक है, फिर जो एग्रो फॉरेस्ट्री है वो जेंडर इक्वलिटी के अंदर भी हेल्प करता है, जेंडर इक्वलिटी को भी इंप्रूव करता है, क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री जो वुमेन्स है वो भी कर सकती है, उनके हाथ में पैसा आएगा तो इनइक्वलिटी अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि ये क्या वुमेन्स को एम्पावर करता है एग्रो फॉरेस्ट्री, उनको फ्यूल वुड्स देता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री हेल्प करता है लोकल कम्युनिटीज़ और कल्चरल थ्राइव्स को, लोकल कम्युनिटीज़ को हेल्प करता है ये, और जो कल्चर है उसको कंजर्व करके रखता है ये। ठीक है, उसके बाद में एग्रो फॉरेस्ट्री क्या प्रोवाइड करता है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता है ग्लोबल प्रॉब्लम्स को, जैसे कि देर आर 800 मिलियन पीपल स्टिल सफरिंग फ्रॉम हंगर ग्लोबली। तो फिर क्या अपने अगर एग्रो फॉरेस्ट्री करवाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो ये क्या हंगर रेट कम होएगा। ठीक है,